हेलो फ्रेंड्स, इट्स खुशी और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 का कोरियन ड्रामा इट्स ओके नॉट टू बी ओके। सो ड्रामा स्टार्ट करने से पहले फटाफट इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सो हमारी ड्रामा की हीरोइन होने वाली है कोमुन, जो कि एक चिल्ड्रन बुक राइटर है, और हमारी ड्रामा का हीरो होने वाला है कांगजी, जो कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में केयर गिवर है। इसके अलावा हमारे सेकंड लीड कैरेक्टर्स होंगे सांगजी, जो कि गांगजी का भाई है, ली सांग, जो कि एक पब्लिशर है, साथ ही वो कोमुन के साथ काम करता है। इसके अलावा हमारे पास है सोजे, जो कि कोमुन की सेक्रेटरी है, और जेसू, जो कि गांगजी का बेस्ट फ्रेंड है, और इसके अलावा है जीवांग, जो कि हमारे पास हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सांगजी को पैनिक अटैक होता है और कांगजी उससे मिलने के लिए उसके स्कूल में जाता है। वहाँ पर कांगजी सांगजी के प्रिंसिपल से बातें करता है। सांगजी का प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर वो कांगजी को बोलता है कि तुम्हारे भाई के इस पैनिक अटैक की वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी और इसकी वजह से कोई भी इंजर्ड हो सकता था। सांगजी को एक बार फिर से स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसका प्रिंसिपल कांगजी को एडवाइस करता है कि तुम्हें अपने भाई को एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए ताकि इसका इलाज हो सके। सांगजी को इमोशंस पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो दरवाजे की खिड़की से उन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ता है और ये गैस करने की कोशिश करता है कि इस टाइम उन दोनों का मूड कैसा है। सांगजी अपने प्रिंसिपल के एक्सप्रेशंस पढ़ता है और उसे दिखता है कि उसका प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए वो डर जाता है और उसे लगता है कि अब कांगजी भी उसे डांटेगा। लेकिन कांगजी अपने भाई सांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी सिचुएशन को समझता है, इसलिए वो उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता और चुपचाप उसके सामान को पैक करके उसे वहाँ से ले जाता है। सांगजी काफ़ी ज़्यादा सैड था क्योंकि उसको एक बार फिर से स्कूल से निकाला जा रहा था, लेकिन कांगजी उसको चीयर अप करता है और उससे स्माइल वाले फेस से बातें करता है। साथ ही वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए भी ले जाता है। दूसरी तरफ हमें कोमुन को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में अकेले ही बैठ के खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पर एक बच्ची और उसकी माँ आती है। वो दोनों कोमुन को पहचान लेते हैं क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर है और वो दोनों ही कोमुन से एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कोमुन फ़ोटो खिंचवाने के लिए मान जाती है और वो बच्ची वहाँ पे खुशी में ही कोमुन को बोलती है कि मैं आपकी तरह ही एक राजकुमारी बनना चाहती हूँ। कोमुन को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसको राजकुमारी बोले, इसलिए वो उस बच्ची को अपनी गोद में बैठाती है और उसकी मम्मी जब दूर जाके उसकी फ़ोटो खींचने लगती है तो उस बच्ची को बोलती है कि मैं एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। वो बच्ची ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर कोमुन का मैनेजर ली सांग आता है। ली सांग कोमुन के साथ काफ़ी सालों से काम कर रहा है, इसलिए वो कोमुन के नेचर को काफ़ी अच्छे से समझता है। उसे पता है कि कोमुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव की है और उसे लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ली सांग कोमुन को उसका शेड्यूल बताता है और उसको बोलता है कि आज तुम्हारी बुक का पब्लिशिंग इवेंट है और उसके लिए हमें एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जाना है। तुम्हें वहाँ पर जाके बच्चों को अपनी कहानी सुनानी है और एक दो ऑटोग्राफ देके वहाँ से आ जाना है। इससे हमारी बुक को काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी और बुक ज़्यादा बिकेगी। साथ ही वो कोमुन को एडवाइस करता है कि क्योंकि हम एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें काले कपड़े सूट नहीं करते और तुम कुछ कलरफुल कपड़े पहन लो। कोमुन ली सांग की बातों को इग्नोर करती है और वहीं टेबल पर पड़ा हुआ एक नाइफ उठा लेती है। वो नाइफ काफ़ी ज़्यादा शार्प था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, इसलिए कोमुन को वो नाइफ पसंद आ जाता है। कोमुन वहाँ पर ली सांग को बोलती है कि मुझे ये नाइफ चाहिए। ली सांग कोमुन को ऐसा करने से मना करता है, उसको बोलता है कि हम लोग एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। कोमुन को ली सांग की इस बात पे गुस्सा आता है और वो उस नाइफ से खुद को ही इंजर्ड कर लेती है। फाइनली ली सांग भी उसकी जिद के आगे हार मान लेता है और उसको वो नाइफ रखने के लिए बोल देता है। रेस्टोरेंट से निकलते टाइम कोमुन उस नाइफ को अपने पर्स में रख के ले जाती है। साथ ही ली सांग वहाँ की वेट्रेस को काफ़ी सारे पैसे देता है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोल देता है। सांगजी को घर पे छोड़ने के बाद कांगजी सीधा ही हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, इसलिए वो गुस्से में सभी लोगों का खाना छीनती है और ओवर ईटिंग करने लग जाती है। कांगजी उस पेशेंट के पास जाता है और उसको समझाता है कि तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो, इसलिए तुम्हें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। वो पेशेंट कांगजी की बातें सुन के खाना खाना बंद कर देती है, लेकिन वो वहीं पर ही कांगजी के पास उल्टी कर देती है।
वहाँ जितने भी केयर गिवर्स मौजूद थे उनमें से कोई भी गांगजी की हेल्प करने के लिए उसके पास नहीं आता, लेकिन फिर भी गांगजी इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और वो अपने उस पेशेंट को एकदम प्यार से ही संभालता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गांगजी काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट वाला इंसान है। गांगजी फटाफट से चेंज करता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। वहाँ पर उसे अपने कलीग से पता चलता है कि आज उनके हॉस्पिटल में 2 नए पेशेंट आए हैं और वो दोनों बाप बेटी हैं। बाप ने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की थी और अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश की थी। लकीली वो दोनों ही बच जाते हैं और उन दोनों को फ़ौरन ही हॉस्पिटल ले आया जाता है। सोंगजे, लीसांग और कोमुन वो तीनों ही उस इवेंट के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रास्ते में ही लीसांग का फ़ोन बजता है और फ़ोन में नंबर ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल के नाम से सेव होता है। लीसांग उस फ़ोन को नहीं उठाता और सोंगजे उसके साथ मजाक करती है कि क्या तुम इस मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हो। कोमुन भी उन लोगों की बातें सुन लेती है और वो लीसांग को फ़ोन उठाने के लिए बोलती है। फ़ोन के दूसरी तरफ हॉस्पिटल की नर्स जूरी होती है। जूरी वहाँ पे उन लोगों को बोलती है कि मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और आप एक पेशेंट की फैमिली होने के नाते इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस नहीं दिखा सकते। जूरी वहाँ पर कोमुन को बताती है कि आपके पापा को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, इसलिए उनकी सर्जरी करना ज़रूरी है और सर्जरी के लिए हम लोगों को फैमिली वालों की परमिशन चाहिए होती है, इसलिए आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आके इन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दीजिए। कोमुन वहाँ पर जूरी को बोलती है कि मेरे लिए मेरे पापा काफ़ी साल पहले ही मर चुके हैं और अब मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उनका शरीर जिंदा है या फिर मर गया। जूरी को ये सब सुन के काफ़ी गुस्सा आता है और वो कोमुन को बोलती है कि आप अपने पापा के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। कोमुन भी वहाँ पर जूरी को बोल देती है कि अगर तुम्हें सच में ही उनकी जान की इतनी परवाह है तो तुम खुद ही यहाँ पर आके साइन ले जाओ। जूरी ये सब बातें हॉस्पिटल की हेड नर्स मिस पार्क के साथ डिस्कस करती है और उनको बताती है कि कोमुन यहाँ पर नहीं आना चाहती है और वो चाहती है कि अगर हम अपने पेशेंट को बचाना चाहते हैं तो हम खुद ही जाके उसके साइन ले लें। मिस पार्क भी जूरी को परमिशन देती है और उसे वहाँ पर जाके उनकी साइन लाने के लिए भेज देती है। जूरी हॉस्पिटल से जाने से पहले कोमुन के पापा के पास जाती है और उनको बताती है कि अब हम लोग जल्दी आपको बचा लेंगे क्योंकि मैं आपकी बेटी कोमुन के पास जा रही हूँ और जल्दी हम लोग उनकी परमिशन भी ले लेंगे। कोमुन के पापा कोमुन का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो जूरी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से जाने से रोकते हैं, लेकिन ये जूरी के काम का पार्ट था इसलिए उसे कोमुन के पास जाना पड़ता है। लंच टाइम में गांगजी अपने कलीग के साथ कॉफ़ी पीने के लिए कैंटीन में आता है और वो वहीं पर ही कोमुन का पोस्टर भी देखता है, यानी कि कोमुन का इवेंट गांगजी के हॉस्पिटल के अंदर ही है। गांगजी का एक कलीग वहाँ पर गांगजी से पूछता है कि कल मैं तुम्हारा रिकॉर्ड देख रहा था और मुझे पता चला कि तुम एक हॉस्पिटल में 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकते। वो गांगजी से ऐसा करने का रीज़न पूछता है, लेकिन गांगजी उसकी बातों को हंस के टाल देता है। लंच के बाद गांगजी सेंगजी के पास फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि आज उसने लंच में क्या खाया और वो फ़िलहाल अभी क्या कर रहा है। सेंगजी गांगजी को बताता है कि आज मैंने लंच में नूडल्स खाए और मैं फ़िलहाल अभी अपनी फेवरेट राइटर कोमुन की बुक्स की ड्राइंग बना रहा हूँ। एक्चुअल में सेंगजी गांगजी से उम्र में बड़ा है, लेकिन वो अभी भी मेंटली एक बच्चा है और बच्चों की किताबें ही पढ़ता है। सेंगजी की फेवरेट राइटर है कोमुन और वो कोमुन की बुक्स की सारी ड्राइंग्स बनाता है। गांगजी वहाँ पर सेंगजी को बताता है कि आज हमारे हॉस्पिटल में एक इवेंट है और उस इवेंट में तुम्हारी फेवरेट राइटर मिस कोमुन योंग भी आ रही हैं। सेंगजी ये जान के काफ़ी ज़्यादा खुश जाता है और वो तुरंत ही तैयार होकर गांगजी को बोलता है कि मैं तुरंत ही तुम्हारे हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। गांगजी नहीं चाहता था कि सेंगजी अकेले ट्रैवल करे, साथ ही उसका हॉस्पिटल वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर भी था, इसलिए वो सेंगजी को वहाँ पे आने के लिए मना कर देता है और सेंगजी से बदले में प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए मिस कोमुन योंग का एक ऑटोग्राफ लेकर आएगा। सेंगजी का फ़ोन रखने के बाद गांगजी सीधा ही उस इवेंट में जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में कोमुन मिलती है जो कि एक सिगरेट पी रही थी। गांगजी कोमुन को नहीं पहचान पाता और उसको लगता है कि कोई लेडीज़ गार्डन में सिगरेट पी रही है, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि यहाँ पर सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, इसलिए आप अपनी सिगरेट को बुझा दीजिए। कोमुन को गांगजी की इस बात पे गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में ही अपनी सिगरेट को गांगजी के कप में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। कोमुन के जाने के बाद गांगजी को रियलाइज़ होता है कि ये तो फेमस राइटर कोमुन योंग है और पक्का अब ये मुझसे नाराज़ हो चुकी हैं। लीसांग और सोंगजे दोनों ही हॉस्पिटल स्टाफ के साथ इवेंट की तैयारियां कर रहे होते हैं और वहीं पर ही लीसांग सोंगजे को डांटता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया।
सोंगचे उससे पूछती है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, तो लीसांग बताता है कि आज इवेंट के बाद मैं किसी भी तरह से कोमुन को मना के उसे अपने पापा से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया और अब वो अपने पापा से मिलने के लिए भी नहीं जाएगी। सोंगचे वहाँ पर लीसांग से पूछती है कि आखिर कोमुन अपने पापा से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती है। लीसांग उसको बताता है कि कोमुन तो हर एक इंसान से ही नफरत करती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर फीलिंग्स है या फिर वो दिल की बुरी है। कोमुन वहाँ से सीधा ही इवेंट पे आ जाती है। वो इवेंट हॉस्पिटल के बच्चों के लिए था और वहाँ पर वो लड़की भी आई हुई थी जिसका पापा उसे स्लीपिंग पिल्स देके मारना चाहता था। कोमुन वहाँ पर उन बच्चों को अपनी कहानी सुनाती है जिसके अंदर की एक छोटा बच्चा होता है जिसके पास बहुत सारी बुरी यादें होती हैं। वो बच्चा अपनी उन बुरी यादों की वजह से रातों को ढंग से सो नहीं पाता, इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए एक चुड़ैल के पास जाता है। वो चुड़ैल उस बच्चे के दिमाग से उसकी सारी ही बुरी यादें निकाल देती है और बदले में उसको बोलती है कि कुछ सालों बाद मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा लेने के लिए आऊँगी। वो बच्चा एग्री करता है और वहाँ से चला जाता है। इस बात को बहुत सारे साल बीत जाते हैं और अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था, लेकिन अब भी वो अपनी लाइफ में खुश नहीं था और अब भी उसको अच्छे से नींद नहीं आती थी। उस बच्चे का टाइम पूरा हो जाता है और अब वो चुड़ैल उसे उसकी आत्मा लेने के लिए उसके पास आती है, तो वो बच्चा उस चुड़ैल पर ही उल्टा भड़कता है और उसको बोलता है कि मेरी सारी बुरी यादें मिटने के बाद भी अब भी मैं रात को अच्छे से नहीं सो पाता और अब भी मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। कोमुन अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पे पहुंचने वाली थी कि इतने में ही उस बच्चे का पापा हॉस्पिटल से भाग के उस इवेंट में आ जाता है और वहां पर उन सभी लोगों को परेशान करने लग जाता है। हॉस्पिटल का स्टाफ भी उस पेशेंट को ढूंढने के लिए वहां पर आ जाता है और उस इवेंट को बीच में ही रोकना पड़ता है। कोमुन को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसका इवेंट बीच में ही रोक दिया और सभी बच्चे और ऑडियंस बिना उसकी कहानी का क्लाइमैक्स सुने ही वहाँ से निकल गए। उस पेशेंट को अपनी बेटी उस भीड़ में मिल जाती है और वो अपनी बेटी को लेके एक स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। कोमुन उस पेशेंट को नोटिस करती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे पहले मैनेजर के पास जाती है और उनसे झगड़ा करती है कि मुझे अभी अपनी सारी ऑडियंस वापस चाहिए क्योंकि मैंने अभी भी अपनी कहानी का क्लाइमैक्स ख़त्म नहीं किया। लीसांग उस हॉस्पिटल के स्टाफ से बातें कर ही रहा होता है और कोमुन चुपके से उस पेशेंट के पीछे स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि वो बाप अपनी ही बेटी को गला घोट के मार रहा है और ये देख के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पेशेंट के ऊपर हमला कर देती है। वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो अपनी बेटी को छोड़ के कोमुन का गला दबाने लग जाता है। वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए उस रूम से बाहर जाती है। वहाँ पर उसे गांगची मिलता है और वो गांगची को बताती है कि अंदर मेरे पापा हैं और एक आंटी हैं। गांगची उस रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर वो कोमुन को बचाता है और उस पेशेंट को भी हैंडल करता है। कोमुन को फिर भी उस पेशेंट पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपने बैग से एक चाकू निकालती है और उस पेशेंट के ऊपर हमला करती है। गांगची के लिए वो बस एक बीमार पेशेंट था और उसको बचाना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए वो कोमुन के वार को रोक लेता है और इसी में गांगची के हाथ पे चोट आ जाती है। गांगची के हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लग जाता है और वो पेशेंट ये सब देख के काफ़ी डर जाता है और वो खुद ही रूम से बाहर भाग जाता है। वहाँ पर बाकी के केयर गिवर्स उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उसको उसके रूम में ले जाते हैं। कोमुन को वहाँ पर गांगची के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो अपना एक हैंकी निकाल के उसके हाथों पर पट्टी बांध देती है। साथ ही वो गांगची को बताती है कि दुनिया में कुछ लोगों का मरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी वो गांगची से अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगती। कोमुन का मैनेजर वहाँ पर उसको बताता है कि तुम्हारा इवेंट ख़राब नहीं हुआ, बल्कि इसकी और भी ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई और शायद तुम्हारी बुक्स को और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो। वहीं पर ही कोमुन उसको बताती है कि मैंने एक हॉस्पिटल स्टाफ को इंजर कर दिया और उसको चाकू मार दिया। कोमुन वहाँ पर लीसांग को बोलती है कि इस मैटर को भी तुम हमेशा के लिए देख लेना, क्योंकि कोमुन के लिए ऐसे लफड़े करना कोई बड़ी बात नहीं थी और वो अक्सर ही ऐसी हरकतें करती रहती थी। दूसरी तरफ गांगची को उसका सीनियर बुलाता है और उसको बोलता है कि उस पेशेंट की वजह से हमारा आज का पूरा इवेंट ख़राब हो गया और इससे हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी, इसलिए किसी न किसी को तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और मैं भी तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था और मुझे पता चला कि तुम 1 साल से ज़्यादा किसी भी जॉब पे नहीं टिकते। गांगची का सीनियर बिना उससे पूछे ही उसको बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें ही रेस्पॉन्सिबल बना देता हूँ, क्योंकि तुम शायद जल्द ही इस हॉस्पिटल को छोड़ने वाले थे। ये सब कह के वो गांगची को उस हॉस्पिटल से निकाल देते हैं।
लीसांग को इस बात का डर था कि कहीं गांगजी इस बात की कोई कंप्लेन ना कर दे और कहीं इस बात का कोई इशू ना बन जाए, इसलिए वो गांगजी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसको थोड़े से पैसे दे के उसका मुंह बंद करवा सके। शाम को जूरी भी कोमुन के बताए हुए एड्रेस पे उसके साइन लेने के लिए पहुंच जाती है। जूरी और कोमुन दोनों ही एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती हैं, क्योंकि जूरी और कोमुन दोनों ही एक साथ स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की दुश्मन थी। कोमुन जूरी से नॉर्मली बातें करती है और उसको बताती है कि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा दोनों ही मर चुके हैं और अब मैं अपनी ज़िंदगी में अकेली हूँ। वो जूरी से नॉर्मली स्कूल की बातें करती है, साथ ही वो जूरी को बोलती है कि तुम्हें मुझे अपने घर लंच पे इनवाइट करना चाहिए। हालांकि कोमुन ये सब नॉर्मल वे में बात कर रही थी, लेकिन जूरी को उसका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा लगा जैसे कि वो उसको बुली कर रही है, इसलिए वो उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से साइन लेके चली जाती है। गांगजी बस स्टॉप पर बस का वेट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जेसू आता है। तो जेसू और गांगजी दोनों ही बाइक पे बैठ के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जेसू की बाइक खराब हो जाती है, तो गांगजी उसे छोड़ के घर नहीं जाता, बल्कि उसकी बाइक को धक्का लगाता हुआ घर तक आता है। रास्ते में उन दोनों के बीच काफ़ी बातें भी होती हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि गांगजी और जेसू दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी समय से साथ हैं। गांगजी अपनी प्रॉब्लम जेसू के साथ शेयर करता है और उसको बताता है कि कैसे आज उसकी नौकरी भी चली गई। जेसू को ये सब सुन के कोमुन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कोमुन को गालियाँ देता है और गांगजी को बोलता है कि अगर आज वो कोमुन तुमसे नहीं मिली होती तो आज तुम्हारे पास तुम्हारी नौकरी होती। कोमुन का नाम सुन के वहाँ पर उसको याद आता है कि उसने सेंगजी से कोमुन का ऑटोग्राफ लाने के लिए प्रॉमिस किया था और वो कोमुन का ऑटोग्राफ भी नहीं लेके आया। वो जेसू को अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो जेसू और गांगजी दोनों ही एक पेपर पे कोमुन का नकली ऑटोग्राफ करते हैं और जाकर सेंगजी को दे देते हैं। सेंगजी उस ऑटोग्राफ को देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि वो ऑटोग्राफ नकली है और वो उन दोनों से नाराज़ हो जाता है। जेसू को ये सब देख के काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है और उसको लगता है कि आज उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो कोमुन की वजह से ही हो रही है, इसलिए वो वहाँ पर सेंगजी की सारी बुक्स उठाता है और उनको जलाने के लिए निकल जाता है। वहीं पर ही सेंगजी और जेसू में झगड़ा होता है और गुस्से गुस्से में सेंगजी अपनी सारी बुक्स को कलेक्ट करता है और अपने बेड पे लेके सो जाता है। तभी वहाँ पर गांगजी के पास कोमुन के मैनेजर लीसांग का मैसेज आता है, जिसके अंदर वो गांगजी को बोलता है कि कल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है। रात को गांगजी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सेंगजी की एक बुक उठाता है जिसकी राइटर और कोई नहीं बल्कि कोमुन थी और उसको पढ़ने लग जाता है। वो एक्चुअल में वही बुक थी जिसका आज इवेंट था और वो उस बुक के क्लाइमेक्स तक पहुंच जाता है। क्लाइमेक्स में वो लड़का उस चुड़ैल पे भड़कता है और उसको बोलता है कि जब तुमने मुझसे मेरी सारी बुरी यादें ले ली हैं तो क्यों अभी भी मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ और क्यों अभी भी मैं एक अच्छी नींद नहीं ले पाता। वहाँ पर वो चुड़ैल उस लड़के को समझाती है कि हमारी लाइफ में जो भी बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उन बैड एक्सपीरियंस की वजह से ही हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की और खुश रहने की ताकत मिलती है। उसी रात सेंगजी को एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर काफ़ी सारी तितलियाँ उसको मारने की कोशिश कर रही हैं। सेंगजी डरा हुआ नींद से उठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और खुद को एक कबर्ड के अंदर बंद कर लेता है। जेसू गांगजी से पूछता है कि क्या अभी भी सेंगजी को नाइटमेयर्स आते हैं, तो गांगजी वहाँ पर जेसू को बताता है कि हाँ अभी भी उसे नाइटमेयर्स आते हैं और अभी भी उसके नाइटमेयर्स की वजह से हमें दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गांगजी बिना सांगजी और जेसू को बताए ही कोमुन के ऑफिस में चला जाता है। उस टाइम लीसांग वहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए सोंगजे उसे एक रूम में वेट करने के लिए बोल देती है। तभी वहाँ पर कोमुन भी आ जाती है। कोमुन जनरली ऑफिस में नहीं आती थी और आज उसे यहाँ पर देख के उसके सारे एम्प्लॉयज़ और सांगजे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सांगजे कोमुन को उस रूम में जाने से रोकती है जहाँ पर गांगजी था, लेकिन फिर भी कोमुन उसकी बातें नहीं सुनती और उस रूम के अंदर चली जाती है। कोमुन दूर से ही गांगजी को देखती है और वो समझ जाती है कि पक्का गांगजी अपना मुंह बंद करने के लिए वहाँ पर पैसे लेने के लिए आया होगा। फिर भी वो गांगजी के पास जाती है और उससे वहाँ पे आने का रीज़न पूछती है और वहीं पर ही हमारा एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाता है।